दिल्ली के जीटीबी यानी कि गुरु नानक तेज बहादुर हॉस्पिटल में एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति लिफ्ट में कॉर्पोरेटर की जॉब करता था। एक दिन लिफ्ट में दो व्यक्ति आते हैं जो कि दो सगे भाई होते हैं और पेशे से तांत्रिक होते हैं। वो नरेंद्र से बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान वो नरेंद्र से पूछते हैं कि तुम महीने का कितना कमा लेते हो। नरेंद्र बताता है कि मैं महीने का 15 से 16,000 रुपए तक कमा लेता हूँ, जिससे मेरा खर्चा चल जाता है और मेरा गुजर बसर हो जाता है। वो दोनों व्यक्ति नरेंद्र से बोलते हैं कि यदि तुम चाहो तो करोड़ों रुपए कमा सकते हो, वो भी रातों रात। अब नरेंद्र एकदम सोच में पड़ जाता है और बोलता है वो कैसे। वो दोनों सगे भाई उससे बोलते हैं कि यदि तुम मुझे एक इंसानी खोपड़ी लाकर दे दो तो उस खोपड़ी के बदले मैं तुमको 60 करोड़ रुपए दूंगा। अब नरेंद्र एकदम सोच में पड़ जाता है और एकदम हैरान हो जाता है और उन दोनों से उसका कांटेक्ट नंबर ले लेता है और नौकरी खत्म करने के बाद वो घर चला जाता है। रात में सोते वक्त उसके दिमाग में केवल उन दोनों व्यक्ति की हुई बातें ही उसके दिमाग में चल रही होती और उसको एक तरफ इंसानी खोपड़ी दिख रही होती है तो दूसरी तरफ उसको 60 करोड़ रुपए का लगा हुआ पैसों का ढेर। अब नरेंद्र सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे एक इंसानी खोपड़ी मिल जाए और जिसके बदले मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ समय बाद नरेंद्र एक इंसानी खोपड़ी का इंतजाम कर लेता है जिसके बदले वो कत्ल को अंजाम देता है और वो मर्डर इतने परफेक्ट तरीके से किया जाता है कि गाजियाबाद पुलिस अगर अपनी सूझबूझ से काम ना लेती तो शायद आज पुलिस कातिलों तक नहीं पहुंच पाती। नमस्कार, मैं पूजा आज आपके सामने एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना को लेके आई हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना है गाजियाबाद के लोनी शहर की। लोनी शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बहुपुरा कॉलोनी के पास में सड़क किनारे एक व्यक्ति टॉयलेट कर रहा होता है। टॉयलेट के दौरान उसको कुछ दूरी पर कोई बड़ी सी चीज पड़ी हुई दिखाई देती है। जब वो व्यक्ति पास में जाकर उस चीज को देखता है तो वो एकदम देख कर डर जाता है क्योंकि वहाँ पर एक सर कटी हुई लाश पड़ी होती है। जैसे ही वह उस लाश को देखता है उसके हक्के बक्के एकदम गुल हो जाते हैं और वह फौरन से पुलिस को फोन करके पुलिस को मौके पर ही बुलवाता है। पुलिस को घटना की सूचना जैसे मिलती है गाजियाबाद पुलिस अपनी पूरी टीम को लेकर घटना स्थल पर पहुंच जाती है और पूरे मामले की जांच शुरू कर देती है। पुलिस दिल्ली समेत 161 थाने पर उस कटी हुई लाश की फोटो और रिपोर्ट भेजती है और साथ ही यह पता करने की कोशिश करती है कि 21 से 22 तारीख के बीच में किसी ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। साथ ही पुलिस मीडिया का भी सपोर्ट लेती है, मीडिया में भी इस खबर को फैला देती है और पुलिस यह सोचती है कि क्या पता मीडिया के माध्यम से भी उसे इस सिर कटी लाश के बारे में कोई जानकारी मिल सके। खैर कुछ दिन बीत जाते हैं, पुलिस को कोई भी जानकारी हासिल नहीं होती है। इसी बीच पुलिस का ही एक जाबाज ऑफिसर वो सोचता है कि क्यों ना हम इस मर्डर केस की गुत्थी को किसी दूसरे ढंग से सुलझाए कि क्या पता हम इस सर कटी हुई लाश के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सके। गाजियाबाद पुलिस फौरन से अपनी पूरी टीम को लेकर दोबारा से उस घटना स्थल पर पहुंचती है और वहां की जांच शुरू कर देती है। जांच के दौरान पुलिस को दिखता है कि जहां पर व्यक्ति की सर कटी हुई लाश मिली हुई थी ठीक उसी से कुछ मीटर की दूरी पर एक 11 मंजिले की बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग में एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जिसका मुंह सीधे उसी तरफ होता है जहां पर वो सर कटी हुई लाश पड़ी होती है। पुलिस फौरन से उस बिल्डिंग में जाती है और 21 से 22 तारीख के बीच का वो सीसीटीवी फुटेज देखती है। फुटेज में दिखाई देता है कि जिस जगह पे लाश पड़ी होती है वहाँ पर लगभग 3 मिनट तक एक ऑटो खड़ा होता है जिस ऑटो पर एक ट्रायंगल शेप का चिन्ह बना होता है। अब ऑटो पर ना ही कोई नंबर प्लेट था और ना ही कोई ऐसा सबूत जिसके जरिए पुलिस कातिलों तक पहुँच सके। अब पुलिस काफी परेशान हो जाती है क्योंकि बहुपुरा इलाके से हर दिन हजारों की संख्या में ऑटो निकलते हैं। अब ऐसे में उस ऑटो को ढूंढना काफी मुश्किल था। अब पुलिस सोचती है कि क्यों ना ऑटो पर जो ट्रायंगल का निशान बना हुआ है हम उस ट्रायंगल के निशान बनने वाले ऑटो को ढूंढे तो शायद हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। अब पुलिस क्या करती है, गाजियाबाद और दिल्ली शहर सब जगह पर जिस भी ऑटो में ट्रायंगल का निशान बना होता है अपने मुखबिरों के माध्यम से उस ऑटो को तलाश करती है। तलाश के दौरान गाजियाबाद पुलिस के एक मुखबिर को हूबहू एक ऐसा ऑटो मिलता है जिसमें वो ट्रायंगल शेप का निशान बना हुआ होता है। पुलिस फौरन से उस ऑटो मालिक के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि 21 से 22 तारीख के बीच में तुम्हारा ये ऑटो कहाँ था। ऑटो मालिक बताता है कि मैं अपने ऑटो को भाड़े पर दे देता हूँ और हर दिन अलग अलग व्यक्ति ऑटो को लेके जाते हैं। अब पुलिस पूछती है तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि 21 से 22 तारीख को तुम्हारा ये ऑटो कौन लेके गया था। वो फौरन से अपने रजिस्टर में देख के बताता है कि 21 से 22 जून 2024 को ये ऑटो उसका ही भांजा लेके गया था जिसका नाम विकास उर्फ मोटा था। पुलिस ऑटो मालिक से विकास उर्फ मोटा का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब विकास उर्फ मोटा से सख्ती से पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान वो धनंजय नाम के एक व्यक्ति का नाम लेती है जो कि
डोमरीगंज के मोतिहारी बिहार का रहने वाला था। पुलिस जब धनंजय से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो 3-4 नामों का और जिक्र करती है। इसमें विकास उर्फ परमात्मा, नरेंद्र, पंकज और पवन शामिल होते हैं। पूछताछ के दौरान ये लोग अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि पवन और पंकज, जो कि दिल्ली के आदर्श नगर में रहते हैं, ये दोनों तंत्र विद्या का काम करते हैं। कोई महिलाएं अपनी छोटी मोटी समस्याएं इनके पास लेके जाती हैं और ये उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं, जिससे उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे जिससे ये रातों रात करोड़पति बन सके। इसी दौरान ये लोग YouTube से देखकर भी कुछ विद्याएं और क्रियाएं सीखते हैं। विद्याएं और क्रियाएं सीखने के बाद इस बीच उनके हाथ एक ऐसा वीडियो लगता है जिसमें दिखाते हैं कि वो रातों रात पैसा कमाने वाली विद्या को सीख सकते हैं, जिसके लिए उनके पास एक इंसानी खोपड़ी का होना जरूरी है। उस इंसानी खोपड़ी से कुछ ऐसी क्रियाएं और विद्याएं की जा सकती है जिससे चमत्कार हो सकता है और वो रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि नरेंद्र जब उन लोगों की बात सुनता है, बात सुनने के बाद वो विकास और परमात्मा से संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद वो उससे उस पूरी घटना के बारे में बात करता है और कहता है कि यदि हमने एक इंसानी खोपड़ी का इंतजाम कर लिया तो हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। तभी विकास और परमात्मा, वो लोग अपने एक दोस्त विकास और मोटे से संपर्क करते हैं और इस पूरी घटना के बारे में उनसे भी बताते हैं। तभी विकास और मोटा कहता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आराम से एक इंसानी खोपड़ी का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन नरेंद्र बोलता है कि हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसके मर जाने पर उसकी कोई तलाश ना करे। तभी विकास उर्फ मोटा अपने एक दोस्त धनंजय से संपर्क करता है। अब ये चारों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तभी धनंजय उनसे बताता है कि मैं जहाँ पर पकौड़ी का ठेला लगाता हूँ, मेरे बगल में एक राजू नाम का व्यक्ति भी पकौड़ी का ठेला लगाता है। उसके माता पिता मर चुके हैं। राजू बिहार मोतिहारी के बिशनगंज का रहने वाला था और मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं अच्छे से उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ और वो यहाँ पर अपने मामा के साथ में दिल्ली में रहता है और पकौड़ी की दुकान लगाता है। तो वो लोग प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम राजू को ही रास्ते से हटा दें और राजू तो अनाथ है, उसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। वो लोग राजू के साथ मेलजोल बढ़ाते हैं और 5 दिन तक उसके साथ बाहर घूमते हैं। वो लोग राजू की बहुत सेवा करते हैं और उसको जो भी पसंद होता है वो खिलाते हैं, जो भी पसंद होता है वो उसको पहनाते हैं। मानो राजू का ऐसा ख्याल रखा जाता था जैसे एक दामाद का ख्याल रखा जाता हो। 5 दिन तक वो लोग लगातार राजू को शराब पिलाते हैं। 6वें दिन गाजियाबाद के लोनी शहर के पंचशील कॉलोनी में ले जाकर ऑटो से राजू का गमछे के माध्यम से गला दबा देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद राजू के सिर को काटकर एक बाल्टी में रख लेते हैं और उसके धड़ को गाजियाबाद के लोनी शहर के बहुपुरा कॉलोनी के पास में फेंक देते हैं। जैसा कि उस तांत्रिक ने कहा था कि खोपड़ी एकदम साफ होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की स्किन नहीं होनी चाहिए। कुछ घंटे बीत जाने के बाद वो लोग उस कटे हुए सर के बाल साफ करते हैं, उसकी आंखें बाहर निकाल लेते हैं, उसके कान काट देते हैं और उसकी नाक काट देते हैं और उस पूरी खोपड़ी को एकदम साफ कर देते हैं और ले जाकर उस तांत्रिक को दे देते हैं। वो तांत्रिक उस खोपड़ी को लेने के बाद एक दिन उसके ऊपर क्रियाएं करते हैं, कुछ नहीं होता है। 2 दिन हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। 3 दिन हो जाता है, तब भी कुछ नहीं होता है। ऐसा करते 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तब भी उस खोपड़ी के माध्यम से कोई भी चमत्कार नहीं हो पा रहा था। अब वो तांत्रिक भी परेशान हो जाते हैं। इधर नरेंद्र उन तांत्रिक को फोन करता है कि भाई मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मुझे पैसा दे दो। तांत्रिक बोलते मैंने जिस कार्य के लिए इस खोपड़ी को लिया था वो कार्य मेरा हुआ ही नहीं, मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूं? और इस खोपड़ी पर पहले से ही चोट का निशान था, ये खोपड़ी खंडित है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझे एक दूसरी साफ सुथरी खोपड़ी लाकर दो तो ही मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अब नरेंद्र एकदम परेशान हो जाता है। अब उसके साथी भी उसे परेशान करते हैं, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं पैसा लेने के लिए। अब नरेंद्र उन लोगों को वो सारी बातें बताता है जो उसके तांत्रिक से बात होती है। अब वो सभी लोग इस केस से अपना अपना पल्ला झाड़ने लगते हैं। अब वो तांत्रिक इस खोपड़ी को दिल्ली के ही मेट्रो स्टेशन के पास में एक नाले में इस खोपड़ी को फेंक देते हैं। अब सर कटी लाश तो पहले ही मिल चुकी होती है। अब पुलिस उस सर को भी बरामद कर लेती है। इसके अलावा पुलिस जब उन दोनों तांत्रिकों के घर जाती है तो पुलिस को वहाँ पर एक छोटी सी मुंडी दिखाई देती है। जब पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है कि ये छोटी सी मुंडी किसकी है, तो वो तांत्रिक कहते हैं ये एक जानवर की मुंडी है, ये किसी इंसान की मुंडी नहीं है। खैर पुलिस को वहाँ पे उस छोटे से जानवर की खोपड़ी के अलावा पुलिस को और किसी की भी खोपड़ी नहीं मिलती है। पुलिस उन लोगों को भी हिरासत में ले लेती है और जेल में बंद कर देती है। तो पुलिस ने एक ऑटो पर बने सिंबल के माध्यम से इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करा। हालांकि जब पुलिस ने राजू के मामा से बातचीत करी तो बातचीत के दौरान
पुलिस को पता चला कि राजू के मामा ने दिल्ली पुलिस में जिस दिन राजू गया था उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने आनाकानी के चलते रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया था और उसके केस पर ध्यान नहीं दिया था। यदि दिल्ली पुलिस ने जिस दिन राजू घर से गया था उसी दिन केस को दर्ज कर लिया होता तो आज शायद राजू हमारे बीच जिंदा होता, क्योंकि राजू जिस दिन घर से गायब हुआ था उसके 5 दिन बाद राजू की मृत्यु हुई थी। दिल्ली पुलिस की नाकामी की वजह से आज राजू की जान चली गई और एक वो बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गया। खैर, गाजियाबाद पुलिस की पूरी टीम को हम सलाम करते हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक सरकटी लाश की मर्डर मिस्ट्री को कुछ ही हफ्तों में सॉल्व कर दिया। इस घटना को दिखाने का उद्देश्य आपको आहत पहुंचाना नहीं था, साथ ही आपको जागरूक करना था। किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा न कर ले, अपनी सूझबूझ से काम ले। तो नमस्कार, ऐसी ही घटनाओं के बारे में और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।